पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कार्बन के यौगिकों की संख्या के संदर्भ में बताया गया। आपको ये भी बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इनके गुणधर्म आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ये प्रायः कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इसी प्रकार इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कुछ कम होते हैं। कार्बन के यौगिकों की प्रकृति में जो संख्या सबसे अधिक है, उसका कारण है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। सर्वतोमुखी प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि जिसके चार मुंह हों, अर्थात चारों तरफ जिसके पास मुख हो, या जो ऑलराउंडर हो, जो सभी प्रकार के परमाणुओं से संयोग कर सके और जिसकी संयोजकता सबसे अधिक हो, ऐसे कार्बन की प्रकृति के कारण इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे अधिक होती है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होने का कारण, पहला कारण है कार्बन की चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता का अर्थ है, जैसा कि पहले ही बताया गया, कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह समान प्रकार के परमाणुओं से या भिन्न प्रकार के परमाणुओं से जुड़कर 4 संयोजकताएं प्रदर्शित करने का गुण रखता है। लीबेल और वान 't हॉफ ये दो वैज्ञानिक थे। लीबेल और वान 't हॉफ, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1874 में यह बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और सभी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलकीय ढंग से 4 भिन्न भिन्न दिशाओं में डायरेक्टेड होती हैं, दिष्ट होती हैं, जिनके बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यह बात बहुत पहले बता दी गई थी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से ऐसे दिखा सकते हैं। यह समचतुष्फलकीय मैनर में 4 संयोजकताओं का प्रदर्शन है, जिनमें किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 4 अलग अलग दिशाओं में संयोजकताओं के कारण कार्बन के परमाणु समान प्रकार के कार्बन परमाणुओं से जुड़कर अथवा अन्य परमाणुओं से जुड़कर, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन परमाणुओं से भी जुड़कर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। दूसरी जो प्रवृत्ति है, कैटनेशन क्षमता, या दूसरी प्रवृत्ति को हिंदी में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं श्रृंखलित होने का गुण। श्रृंखलित होने का गुण या पावर ऑफ कैटनेशन। पावर ऑफ कैटनेशन। कार्बन परमाणुओं में यह देखा गया कि समान प्रकार के कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से बहुत से कार्बन परमाणु, 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर श्रृंखला युक्त कार्बन के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका कारण है कि कार्बन के मध्य जो ये बंध बनता है, इसकी बंधन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कार्बन परमाणुओं को अलग करना कठिन होता है। अन्य तत्वों में भी इस तरह का गुण देखा गया। जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु भी जुड़ते हैं, किंतु केवल 2 ही परमाणु तक, या ऑक्सीजन में आपने ये भी सुना होगा कि 3 परमाणु भी आपस में जुड़ सकते हैं ओजोन में, या आपने देखा होगा फास्फोरस में P4 के परमाणु, P4 में फास्फोरस के परमाणु परस्पर
3 संयोजकता दिखाते हुए आपस में जुड़े होते हैं। ये इस तरह से फास्फोरस के अणु में 4 परमाणु फास्फोरस के होते हैं। इसका सूत्र होता है P4। ये सफेद फास्फोरस का सूत्र है। फास्फोरस में भी कुछ हद तक श्रृंखलित होने का गुण है, किंतु कार्बन में जो प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक है, इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे अधिक है। अब हम कार्बन के यौगिकों के वर्गीकरण के संबंध में पढ़ेंगे। कार्बन के यौगिकों का वर्गीकरण या कार्बनिक यौगिक। हमने पहले ही बताया कि कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए ये श्रृंखला युक्त कार्बन के यौगिक अथवा शाखा युक्त कार्बन के यौगिक अथवा बंद श्रृंखला के कार्बन के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। असंख्य यौगिकों को यदि हम वर्गीकृत करें तो इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुली श्रृंखला के यौगिक, खुली श्रृंखला, या इसको कहते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक। इंग्लिश में कहते हैं इसको ओपन चेन कंपाउंड या आर एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। और दूसरा है बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक, या इसको कहेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड। खुली श्रृंखला के यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। ये संतृप्त यौगिक, दूसरा है असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक, इनके संदर्भ में आगे हम एक एक हेडिंग करके वर्णन करेंगे। बंद श्रृंखला के यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विषम श्रृंखला यौगिक, विषम श्रृंखला यौगिक। विषम श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा है सम श्रृंखला यौगिक, सम श्रृंखला यौगिक। सम को इंग्लिश में होमो शब्द लिखते हैं, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक CLIC, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है
एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब के संदर्भ में हम एक एक करके यहाँ पर वर्णन करेंगे। आपको यहाँ पर ये चार्ट देखना है, इसे नोट करना है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का अर्थ है ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन अर्थात वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, जैसे मेथेन है, आपको पहले ही बताया गया, CH4। ऐसे ही यदि हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं तो दूसरा यौगिक हो जाएगा 2 कार्बन युक्त। अब चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो यहाँ पर 2 कार्बन ही परस्पर जुड़े हुए हैं, तो 3 संयोजकताएं इनकी असंतुष्ट हैं, जो हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट होने के पश्चात ये एथेन बनाती हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन ये केवल 2 ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और अन्य संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त होती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण था मेथेन का, इसमें भी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एथेन में भी 2 कार्बन हैं जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे ही अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, क्रमशः 3 कार्बन 4 कार्बन, तो कार्बन की संख्या के आधार पर यदि कार्बन की संख्या 1 है तो बनता है यौगिक CH4 या कहेंगे मेथेन। यदि 2 कार्बन है C=2 तो लिखेंगे C2H6 या एथेन, ये एथेन है। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो C3H8, इसे कहेंगे प्रोपेन। कार्बन की संख्या 4 है तो C4H10, इसे कहेंगे ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। तो ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के उदाहरण हैं। अब दूसरा जो हाइड्रोकार्बन होता है वह होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जब कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके जो टिपिकल उदाहरण हैं 2 कार्बन के, क्योंकि एक ही कार्बन में तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, इसलिए कम से कम इन यौगिकों में 2 कार्बन होते हैं। यदि 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं या 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो ऐसे यौगिक को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। इनकी 2 संयोजकताएं ब्लैंक हैं जो कि हाइड्रोजन से संतुष्ट हैं, और यहाँ पर एसिटिलीन में एक संयोजकता खाली है जो हाइड्रोजन से संतृप्त है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एथिलीन। एथिलीन एक गैस होती है जो कि आपने सुना होगा फलों को पकाने में इसका प्रयोग होता है। प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस फलों में से भी निकलती है जो उनको पकने के लिए जिम्मेदार होती है। ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन गैस
गैस वेल्डिंग में उपयोग होती है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये दो यौगिक हैं जिसमें कार्बन के परमाणु परस्पर डबल बॉन्ड या द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन यौगिकों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है। इनके संबंध में आपको कार्बनिक यौगिकों के प्रकार के बारे में जब बताएंगे तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जो श्रृंखला होती है वह खुली श्रृंखला हो सकती है, बंद श्रृंखला हो सकती है अथवा शाखित श्रृंखला हो सकती है, जैसा कि चार्ट में स्पष्ट किया गया है। तो हम आगे इन यौगिकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के परमाणु यदि खुली श्रृंखला में इस प्रकार से जुड़े हैं और इनकी शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त हैं, तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 कार्बन का एक यौगिक है जिसे हम कहते हैं यन ब्यूटेन। इसे कहा जाता है यन ब्यूटेन। यदि 4 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो, कभी कभी केवल 3 कार्बन ही एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, 1 2 3, और चौथा कार्बन ये पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन के रूप में होता है। अब इसकी सभी संयोजकताएं कार्बन की हाइड्रोजन परमाणुओं से संतृप्त करके दिखाने पर यह यौगिक हमें प्राप्त होता है जिसे आइसोब्यूटेन कहा जाता है। ये यन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एलपीजी के कंपोनेंट हैं। आप पढ़ेंगे कि एलपीजी में जो घरों में जलाई जाने वाली गैस होती है उसमें प्रमुख रूप से यन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये 2 गैसें होती हैं। इसको लिखते हैं आइसोब्यूटेन। यन ब्यूटेन को हम बहुत संक्षेप में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको लिखा जा सकता है CH3 CH3 ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये बॉन्ड फार्मूला के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये कंडेंस्ड फार्मूला था। यदि हम इसको कंडेंस्ड फार्मूला के रूप में दिखाएं तो लिख सकते हैं CH3 ट्वाइस CH CH3। ये कंडेंस्ड फार्मूला है। संघनित सूत्र के रूप में इसको आइसोब्यूटेन को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। इन यौगिकों में आप अगर ध्यान दें, एक यौगिक यन ब्यूटेन खुली श्रृंखला का या रिजु श्रृंखला का स्ट्रेट चेन यौगिक है, जबकि यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला है। पार्श्व अर्थात साइड में एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ब्यूटेन में यही 2 व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा यदि हम पेंटेन 5 कार्बन के यौगिक की बात करें तो उसमें तीसरे प्रकार का नियोपेंटेन भी होता है। यहाँ पर आपको इतना ही पर्याप्त है। इस चैप्टर में आपको इतना ही जानना है। इसके पश्चात बंद श्रृंखला के यौगिक कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़कर बंद श्रृंखला के भी यौगिक बनाते हैं। अब 2 कार्बन में तो कोई बंद श्रृंखला होगी नहीं। मान लीजिए ये 3 कार्बन है जिसमें बंद श्रृंखला है, 4 कार्बन की बंद श्रृंखला है, 5 कार्बन की भी बंद श्रृंखला हो सकती है। या 6 कार्बन की बंद श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6, ये षटकोणीय ढंग से। क्योंकि हर कार्बन की 2 संयोजकताएं कार्बन से ही संतृप्त हैं, इसलिए शेष सभी यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 2-2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये यौगिक हम
इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, CH2 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 इस तरह, या कभी कभी इसको एक त्रिभुज के द्वारा भी दिखाया जाता है। ये तीनों में से कोई प्रदर्शन करें, एक ही प्रकार का प्रदर्शन है, इसे कहा गया साइक्लोप्रोपेन। चूंकि 3 कार्बन का यौगिक है और साइक्लिक है, चक्रीय यौगिक है, इसलिए इसका नाम रखा गया साइक्लोप्रोपेन। यहां पर 4 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर भी जैसे यहाँ हमने H2 दिखाया, यहाँ पर भी प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 2-2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। इसे हम यदि इस तरह से दिखाएं तो दिखा सकते हैं कि CH2 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 ये, या इसको हम ऐसे एक चतुर्भुज के रूप में भी दिखा सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। यहां पर हाइड्रोजन को भी दिखा देते हैं, CH2 ये। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अब आप ये साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन इसी प्रकार से इनका सूत्र समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो CH2 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 5 कार्बन पर ये 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इसको हम अगर पेंटागन के रूप में दिखाएं, ऐसे ऐसे ये पेंटागन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसको हम एक षटकोण के रूप में दिखा सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन। शेष चीजें इसी प्रकार से होंगी जैसा कि प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में आपको बताया गया। हमारा अगला टॉपिक है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन और उसके व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों में एरोमेटिकता का विशेष गुण होता है, अर्थात इनमें उच्च रूप से असंतृप्तता होते हुए भी ये संतृप्त यौगिकों की भांति प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यह विशेष बात होती है जिसके कारण इन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप कुछ यौगिकों का सूत्र देखें, यहाँ बेंजीन सबसे सरल एरोमेटिक यौगिक है जो 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। इसमें सभी कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु अटैच होते हैं ऐसे, और कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध उपस्थित होते हैं। इस यौगिक को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 6 कार्बन दिखा के ऐसे, और षटकोणीय ढंग से 6 कार्बन दिखा दें और सभी पर एक एक हाइड्रोजन इस पर जोड़ के दिखा दें, CH ऐसे, और ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाते हैं। प्रदर्शन का एक तरीका है ऐसे डबल सिंगल डबल, या लिखते समय हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये डबल सिंगल को, क्योंकि ये बांड अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, इसे हम एक कंप्लीट लाइन के द्वारा गोलाकार आकृति में दिखा देते हैं। यदि इसके किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन से, OH से या मिथिल समूह से हो जाए तो अन्य प्रकार के एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे यदि एक हाइड्रोजन OH समूह से प्रतिस्थापित हो जाए तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा फेनॉल, इसे कहेंगे फेनॉल। यहाँ पर इसको ऐसे दिखाएंगे CH
सॉरी COH ऐसे, या यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे COH, या इसको यहाँ भी OH दिखा देंगे। ये सभी फेनॉल के सूत्र हैं। यदि OH न होकर यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ जाए CH3, ये CH3, तो ये फेनॉल न होके इसका नाम रखा जाता है टॉलुइन। टॉलुइन। अब ये टॉलुइन का सूत्र है, यहाँ पर OH न होके CH3 दिखाना है, CH3। तो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होने के पश्चात अन्य प्रकार के एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होते हैं। इन सब के बारे में आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा। यहाँ पर संक्षेप में आपको ये जानना था कि एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग उपस्थित हो और एरोमेटिकता का गुण पाया जाता हो, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विषम श्रृंखला यौगिक। विषम श्रृंखला यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। विषम श्रृंखला यौगिक, विषम अर्थात जो भिन्न प्रकार का हो, ऐसे परमाणु यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित हैं तो ऐसे यौगिकों को विषम श्रृंखला यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पुनः सुनिए इसकी परिभाषा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की बंद श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई बहुसंयोजी परमाणु जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि उपस्थित हो, उसे हम विषम श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे विषम श्रृंखला यौगिक का एक उदाहरण है फ्यूरान। कार्बन के 4 परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु। ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और सभी संयोजकताएं एक एक हाइड्रोजन से संतुष्ट हैं। इस यौगिक को नाम दिया गया फ्यूरान। या इसी यौगिक को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया गया, जितने ये कोने हैं ये समझ लिया गया कि यहाँ पर कार्बन उपस्थित है और आवश्यक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित है, जिसके द्वारा कार्बन की सभी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो सके। ये फ्यूरान का सूत्र है। इसी प्रकार यदि इसी फ्यूरान में ऑक्सीजन न होकर ये सल्फर होता तो इसका नाम थायोफीन रखा जाता। ये थायोफीन का सूत्र है। इसमें भी विषम श्रृंखला यौगिक इसे कहा जाएगा क्योंकि सल्फर उपस्थित है कार्बन की बंद श्रृंखला में। थायोफीन का ये सूत्र है। यदि इसी में सल्फर भी न हो करके नाइट्रोजन होता N, तो नाइट्रोजन की संयोजकता तो 3 होती है, एक यहाँ दिखाएंगे ऐसे। तो इस यौगिक को यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। इस यौगिक को नाम रखा गया, नाम दिया गया पायराल। पायराल। तो यहाँ पर भी कार्बन की बंद श्रृंखला में एक नाइट्रोजन उपस्थित है। एक यौगिक है पिरिडीन। पिरिडीन एक षटकोणीय श्रृंखला का यौगिक है जिसमें कार्बन के 5 परमाणु और 1 नाइट्रोजन का परमाणु उपस्थित है। यहाँ पर बेंजीन की तरह से एकांतर क्रम में डबल सिंगल डबल बॉन्ड है और कार्बन की शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त हैं। ये इस यौगिक को नाम दिया गया पिरिडीन। पिरिडीन। पिरिडीन को हम संक्षेप में ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक षटकोणीय रिंग, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ नाइट्रोजन। पिरिडीन एक बदबूदार कार्बनिक यौगिक होता है जिसकी विशेष बदबू से हम इसे पहचान सकते हैं। ये सभी यौगिक
जिसमें बंद श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई बहुसंयोजी परमाणु, जैसे यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 3 है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, सल्फर दिखाया गया जिसमें संयोजकता 2 थी, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 थी। तो यदि ऐसे तत्व उपस्थित हैं तो ऐसे यौगिकों को विषम श्रृंखला यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के पश्चात आपके पाठ्यक्रम का जो अगला टॉपिक है उसे मैं अगले वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।